हेलो बच्चों, मैं मनीष श्रीवास्तव आज फिर आपके बीच क्लास 12 के लिए यूनिट 3 वैद्युत रसायन का टॉपिक वैद्युत अपघटन पार्ट 2 आपके बीच। वैद्युत अपघटन के आज के इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे पास क्या पहले से जानकारी होनी चाहिए। 11th क्लास से हमें पता होना चाहिए मानक अपचयन विभव के बारे में, एनोड कैथोड के बारे में, मोल क्या होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है। इतनी जानकारी हमें पहले से होनी चाहिए। कल के एपिसोड में हमने पढ़ा था वैद्युत अपघटन की कुछ बेसिक फैक्ट्स कि एनोड पर कौन सी अपक्रिया होती है, कैथोड पर कौन सी अपक्रिया होती है, और गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर हमें किस इलेक्ट्रोड पर क्या प्राप्त होता है, और जलीय सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर कौन से इलेक्ट्रोड पर क्या प्राप्त होता है। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था। आज उसके आगे हम देखते हैं। आज जलीय कॉपर सल्फेट विलयन का विद्युत अपघटन दो अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोडों के साथ करके देखते हैं कि दोनों ही परिस्थितियों में उत्पाद क्या बनता है। एक बार जलीय कॉपर सल्फेट विलयन का विद्युत अपघटन अक्रिय इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ करके देखते हैं, और दोबारा उसी जलीय कॉपर सल्फेट विलयन का विद्युत अपघटन कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ करके देखते हैं कि उत्पाद क्या बनता है। आइए देखते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य कराने पर तो एक सेल बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि वैद्युत अपघटनी सेल में एक पात्र होता है जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले लिया, और इसमें दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए, और इन इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दिया ताकि इसमें धारा प्रवाहित की जा सके। हम जानते हैं कि वैद्युत अपघटनी सेल में बाईं तरफ वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, एनोड, और इस पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन की। दाहिनी तरफ वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, कैथोड, और इस पर रिएक्शन होती है रिडक्शन की। यहां हमने विलयन किस चीज का लिया है, कॉपर सल्फेट एक्वस। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ा गया है, इसलिए एनोड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड को बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ा गया है, इसलिए कैथोड क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो हम सब जानते हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया में
बाहर से बैटरी के द्वारा सेल के भीतर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और उस विद्युत धारा के प्रभाव से अंदर रासायनिक चेंजेस होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। इस कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के द्वारा बैटरी से जब धारा अंदर प्रवाहित की जाएगी तो यहां सेल में विद्युत अपघट्ट के विलयन में क्या अभिक्रिया होगी? अभिक्रिया ये होगी कि सबसे पहला काम कॉपर सल्फेट जो विद्युत अपघट्य है वो अपने आयनों में टूट जाएगा। क्या क्या आयन मिलेंगे हमें यहां? कॉपर कैटायन Cu++ और सल्फेट एनायन SO4, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज। तो जैसे विद्युत अपघट्य विलयन घोला जाएगा, बाहर से धारा प्रवाहित की गई तो कैटायन अलग हो जाएंगे, एनायन अलग हो जाएंगे। और इस क्रिया में अगला क्या कार्य होगा? अगला कार्य ये होगा कि कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड। कैटायन कैथोड की तरफ गति करेंगे और एनायन एनोड की तरफ गति करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड निगेटिवली चार्ज है। तो अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये नेचुरल फिनोमेना है। इसलिए कैटायन कैथोड की तरफ जाएंगे और एनायन यानी कि सल्फेट आयन एनोड की तरफ जाएगा। तो दूसरी बात ये होगी। पहली बात क्या थी कि विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूट गया। दूसरी बात क्या है कि अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ आयंस मूव करेंगे। और तीसरी बात ये होनी है कि कैथोड पर इसका अपचयन कैटायन का और एनोड पर एनायन का ऑक्सीकरण होना है। तो 3 मूल बातें यहां विद्युत अपघटन की क्रिया में मूलतः होनी है। पहली बात कि विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूट जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आयंस अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। और तीसरी बात क्या है कि कैटायन का कैथोड पे रिडक्शन और एनायन का एनोड पर अपचयन होना है। ये 3 मूल बातें अंदर होनी है। लेकिन यहां इस रिएक्शन में, इस गेम में एक और भी प्लेयर है, वो है H2O। क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है तो कॉपर सल्फेट तो अपने आयनों में टूट गया, लेकिन जल भी साथ में है। और जल एक ऐसा शानदार मॉलिक्यूल है जिसका रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। इस नाते कैथोड पर रिडक्शन के लिए कॉपर आयन के साथ साथ H2O मॉलिक्यूल भी जा सकते हैं। जाएंगे ही, होगा ही, ऐसा नहीं कह रहा हूं। ये कह रहा हूं कि कैथोड पर रिडक्शन के लिए कॉपर आयन के साथ साथ H2O भी अवेलेबल हो सकता है। इट मे ऑल्सो गो टू द कैथोड फॉर द रिडक्शन एट द कैथोड। और हम ये जानते हैं कि H2O मॉलिक्यूल का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, इसलिए ये H2O मॉलिक्यूल एनोड पर भी जा सकता है ऑक्सीडेशन के लिए। कहने का मतलब ये है कि कैथोड पर रिडक्शन के लिए हमारे पास 2 प्लेयर्स अवेलेबल हैं, कॉपर आयन और H2O मॉलिक्यूल। इसी तरह से एनोड पर ऑक्सीडेशन के लिए भी 2 प्लेयर अवेलेबल हैं। कौन है? सल्फेट एनायन और H2O मॉलिक्यूल। किसका होगा ऑक्सीडेशन या किसका होगा रिडक्शन? ध्यान दीजिए, अगर कैथोड पर एक से अधिक स्पीसीज अवेलेबल हैं रिडक्शन के लिए, तो उस स्पीसीज का रिडक्शन होता है जिसके लिए मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान अधिक होता है। क्या करें? कैथोड पर
यदि एक से अधिक स्पीसीज अवेलेबल हैं रिडक्शन के लिए, अपचयन के लिए, तो कैथोड पर उस स्पीसीज का अपचयन होता है जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है। यहां पर हमारे पास कॉपर आयन है, यह भी चाहता है कि कैथोड पर जाए और रिड्यूस हो। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। और दूसरा H2O मॉलिक्यूल है, यह भी चाहता है कि ये कैथोड पर जाए और इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि इन दोनों में से उसी का रिडक्शन होगा जिसके लिए मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान अधिक होगा। इसी तरह से एनोड पर भी हमारे पास दो प्लेयर्स हैं जो एनोड पर जाकर के ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे। कौन कौन है? सल्फेट एनायन और H2O मॉलिक्यूल। अगर एनोड पर एक से अधिक स्पीसीज अवेलेबल हैं ऑक्सीडेशन के लिए, तो एनोड पर उसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है जिसका मानक अपचयन विभव का मान जिसके लिए कम होता है। यानी सल्फेट और H2O में से जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान कम होगा, उन दोनों में से एनोड पर उसी का ऑक्सीकरण होगा। आइए देखते हैं कैथोड पर। कैथोड पर होने वाली अपक्रिया, कैथोड पे क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल है, कौन कौन लोग जा सकते हैं? कॉपर आयन है, एक की मतलब एक्वस, जलीय विलयन में कॉपर आयन, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर ठोस के रूप में डिपॉजिट हो सकता है, एस फॉर सॉलिड। तो कॉपर आयन कैथोड पर जाके यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इस पर डिपॉजिट हो सकता है। दूसरा कौन प्लेयर है? H2O। यह भी कैथोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन सकता है? हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन। दो हो जाएगा ये। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों के लिए ई नोड की वैल्यू क्या है। कॉपर के लिए ई नोड की वैल्यू होती है प्लस 0.34 वोल्ट, जबकि जल के अपचयन के लिए ई नोड का मान होता है, आइए जरा वैल्यू थोड़ा आसानी से देखते हैं क्या वैल्यू इसकी। इसकी वैल्यू है -0.83 वोल्ट। फिर से हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर कैथोड पर एक से अधिक स्पीसीज अवेलेबल है रिडक्शन के लिए, तो केवल उस स्पीसीज का रिडक्शन होगा जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान अधिक है। तो इन दोनों रिएक्शंस में से कॉपर आयन के लिए मानक अपचयन विभव का मान प्लस 0.34 है, जबकि H2O के लिए मानक अपचयन विभव का मान -0.83 वोल्ट है। तो ये वाली मान ज्यादा है, अतः कैथोड पर ये रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन नहीं होगा। राइट। इसी तरह से हम देखते हैं एनोड पर क्या प्रक्रिया होगी। एनोड पर होने वाली अपक्रिया, एनोड पर भी दो लोग हैं, सल्फेट आयन आना चाहते हैं और वाटर मॉलिक्यूल भी। सल्फेट आयन अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दे और SO4 बना ले, सल्फर टेट्राऑक्साइड, इसके लिए ई नोड की वैल्यू है, मानक अपचयन विभव का मान होता है 2.0 वोल्ट। और अगर H2O मॉलिक्यूल यहां पर आकर के
इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्या बनेगा, हाफ O2 ऑक्सीजन मुक्त होगी प्लस 2H प्लस, और इसके लिए ई नोट का मान होता है 1.23 वोल्ट। तो एनोड पर संभव रिएक्शंस क्या है, पॉसिबल रिएक्शंस क्या है, सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो जाए या H2O का ऑक्सीडेशन हो जाए। लेकिन वास्तविक रूप से होगा किसका, जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान कम होगा। सल्फेट के लिए मानक अपचयन विभव का मान 2.0 वोल्ट है, और जबकि वाटर मॉलिक्यूल के लिए मानक अपचयन विभव का मान 1.23 वोल्ट है। तो इन दोनों की वैल्यू को टैली करके हम देख रहे हैं कि H2O के लिए मानक अपचयन विभव का मान कम है, इसलिए एनोड पर सल्फेट आयन की बजाय H2O का ऑक्सीडेशन होगा, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इन दोनों रिएक्शन से हमें यह समझ आ रहा है कि जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत अपघटन कराया जाएगा तो कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होगा और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। इसे राइट डाउन कर देते हैं। इन रिएक्शन से इसी के आगे लिख लेते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य कराने पर कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होगा, निक्षेपित मतलब डिपॉजिट होना, तथा एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो। राइट, फिर से सुनिए। जलीय कॉपर सल्फेट विलयन का विद्युत अपघटन प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य कराने पर कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होगा और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। ये है पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर जलीय कॉपर सल्फेट विलयन का विद्युत अपघटन हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बजाय कॉपर इलेक्ट्रोड के मध्य करा दें, जलीय कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन कॉपर इलेक्ट्रोडों के मध्य करा दें, कॉपर इलेक्ट्रोडों के Cu के मध्य कराने पर, ठीक है जी। देखिए जरा, सिंपल सा केवल इतना चेंज करें कि हम ये जो इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का हमने यूज किया है उसकी जगह कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करें, यानी एनोड भी कॉपर का और कैथोड भी कॉपर का, और हम तब देखेंगे कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन में क्या फर्क आ रहा है। आगे देखते हैं। कैथोड पर होने वाली क्रिया देखिए, जैसे ही बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाएगी, तो सेम फिनोमेना, विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूटेगा। पहली लाइन, पहली बात, विद्युत अपघटन की क्रिया में पहली बात क्या होगी कि विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूट जाएगा। तो कॉपर सल्फेट जब टूटेगा अपने आयनों में क्या क्या मिलेगा, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। कॉपर क्या है, कैटायन, सल्फेट क्या है, एनायन, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट क्या है कि कैटायन कैथोड की तरफ मूव करेंगे और एनायन एनोड की तरफ मूव करेंगे। किस लिए, कैटायन कैथोड पर रिडक्शन के लिए जाएंगे और एनायन, सल्फेट एनायन
एनोड पर ऑक्सीडेशन के लिए जाएंगे। इनका वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि यहां पर एक तीसरा प्लेयर भी है कैथोड पर, एक दूसरा प्लेयर भी है, कॉपर आयन के साथ साथ H2O भी है। अब दोनों प्लेयर, दोनों स्पीसीज कैथोड पर पहुंचे रिडक्शन के लिए, लेकिन यहां पर रिडक्शन के लिए एंट्री केवल उनको मिलेगी जिनके लिए मानक अपचयन विभव का मान अधिक होगा। तो दोनों पॉसिबल रिएक्शंस क्या हैं? कॉपर प्लस प्लस एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन लिया इन्होंने, कॉपर सॉरी, और ई नोड की वैल्यू क्या है? प्लस 0.34 वोल्ट। और H2O के लिए, H2O अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा? H2 प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, और इसके लिए ई नोट की वैल्यू है माइनस 0.83 वोल्ट। ये 2 रिडक्शन की पॉसिबल रिएक्शंस है कहां? कैथोड पर। लेकिन कैथोड पर पहुंचते ही पहले इनके ई नोड की वैल्यू चेक की जाती है कि भैया इसका ई नोड वैल्यू ज्यादा है। एलिजिबल दोनों हैं, पात्र दोनों हैं, लेकिन वहां पहुंचकर इलेक्ट्रॉन लेने की परमिशन उसको दी जाएगी, रिडक्शन करने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की परमिशन उसको दी जाएगी जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान अधिक होगा तुलनात्मक रूप से। तो कॉपर के लिए ई नोड का मान कितना है? प्लस 0.34 वोल्ट, और H2O के लिए ई नोड का मान माइनस 0.83 वोल्ट। ये मान ज्यादा है, इसलिए कैथोड पर कॉपर का रिडक्शन होगा, कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होगी और ये रिएक्शन नहीं होगी। राइट। अब आते हैं एनोड पर, देखते हैं एनोड पर क्या रिएक्शन होगा। एनोड पर कितने प्लेयर हैं? एनोड पर एक तो सल्फेट एनायन है जो कि यहां जाना चाहता है, किस लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। H2O है, वो भी जाना चाहता है ऑक्सीडेशन के लिए। यह एक तीसरा प्लेयर भी है जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। वो कौन है? ये कॉपर का इलेक्ट्रोड खुद, इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन की एक ही शर्त है कि जिसके लिए जितने भी प्लेयर हैं सोल्यूशन में आसपास, उन सब में जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान कम होगा, एनोड पर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस लॉ को कोई भी वायलेट नहीं करता है। तो हम तीनों प्लेयर को एक साथ लिख लेते हैं। देखिए, ये सल्फेट एनायन है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, SO4 बनाया, तो इसके लिए ई नोड की वैल्यू है 2.0 वोल्ट। ये सारी वैल्यूज वैद्युत रासायनिक श्रेणी में दिए हुए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे रटने की भी जरूरत नहीं है, ये आप वहां से देख करके वैल्यू लिख सकते हैं। दूसरा प्लेयर H2O है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो, ये इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो क्या बनेगा? हाफ O2 प्लस 2H प्लस, और इसके लिए ई नोड की वैल्यू होती है 1.23 वोल्ट। और तीसरा प्लेयर ये कॉपर का इलेक्ट्रोड खुद, इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। ये तो ऑलरेडी कॉपर, इनको तो सल्फेट एनायन को और H2O को तो यहां पर पहुंचना है, और कॉपर के एटम्स तो खुद इस इलेक्ट्रोड पर उपस्थित हैं। अगर ये कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करे तो क्या बनाएगा? कॉपर कैटायन, और इसके लिए ई नोड की वैल्यू होती है प्लस 0.34 वोल्ट। एनोड पर ये तीनों रिएक्शंस पॉसिबल हैं। सल्फेट एनायन विलयन से यहां पर पहुंचेगा,
वाटर मॉलिक्यूल विलियन से यहां पर पहुंचेगा, मगर कॉपर एटम खुद यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर पहले से ही उपस्थित है, ये भी ऑक्सीडेशन में भाग ले सकता है। अब इन तीनों में से कौन वास्तविक रूप से ऑक्सीडाइज होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इनमें से किसके लिए मानक अपचयन विभव का मान कम है। सल्फेट के लिए मानक अपचयन विभव मान 2.0, H2O के लिए मानक अपचयन विभव मान 1.23 और कॉपर के लिए मानक अपचयन विभव का मान 0.34 वोल्ट। तो इन तीनों मान में सबसे कम मान किसका है? कॉपर का। अतः एनोड पर कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, सल्फेट एनायन और H2O का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। राइट? तो कंक्लूजन क्या निकला? कैथोड पर क्या हो रहा है? कॉपर का रिडक्शन, और एनोड पर क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब है कि जब कॉपर इलेक्ट्रोडों के मध्य कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन होगा तो इस कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होंगे, जमा होंगे और एनोड पर कॉपर विलयन में घुलेगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद कॉपर आयन कहां चला जाएगा? विलयन में। तो यहां से निकल करके ये विलयन में जाएंगे और यहां से इस पर इकट्ठा होते रहेंगे। तो कुछ देर बाद रिएक्शन जब चलता जाएगा तो क्या होगा? ये जो प्लेट ऐसे सीधी दिखी हुई है, ये कुछ हिस्सा ऐसा गल जाएगा और ये ऐसे सा हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा मोटा सा हो जाएगा क्योंकि इस पर कॉपर आयन ज्यादा के जम जाएंगे। तो फाइनली हम लिख लें कि जलीय कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन कॉपर इलेक्ट्रोडों के मध्य कराने पर कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होगा तथा एनोड पर कॉपर विलयन में घुलेगा। देखा आपने? तो जब कॉपर इलेक्ट्रोड हमने यूज किया तो रिएक्शन में प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? यहां पर कॉपर निक्षेपित हो रहा है और यहां पर कॉपर डिसॉल्व हो रहा है। और जब यही कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य कराया था तब हमारे प्रोडक्ट अलग थे। तो ये था इलेक्ट्रोड बदलने से विद्युत अपघटन की क्रिया में प्रोडक्ट कैसे बदल जाते हैं, इस बात का अध्ययन ये विद्युत अपघटन के वीडियो का दूसरा पार्ट था। थैंक यू।